हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। इसके अलावा इसके पहले भी हम 30 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करवा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विकास के किस अनुच्छेद का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है। तो जब भी ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान या फिर कल्पना आदि चीज़ों की बातें होती हैं तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं संज्ञान से। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक अनुच्छेद। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है तो विकास बहुआयामी होता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। उसके अलावा विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, तो यहाँ पर सिर से पैर के विकास की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और विकास की दिशा निकट दूरस्थ है और विकास का क्रम यादृच्छिक है, तो ये भी गलत है क्योंकि जो विकास का क्रम होता है वो निश्चित होता है, इसलिए 4th नंबर भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन तीसरा है ये सही हो जाएगा, यानी कि विकास की दिशा निकट दूरस्थ होती है, क्योंकि पहले वह कमीज का मतलब बटन बंद करने व कलम पकड़ने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीखती है, क्योंकि जब वो गिलास को पकड़ेगी तो पूरी हथेली से पकड़ेगी और बोतल को भी पूरी हथेली से ही पकड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो पहले वह चीज़ों को पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने हथेलियों से पकड़ता है, उसके बाद उंगलियों से पकड़ता है। तो मतलब विकास जो है वो निकट से दूर की तरफ जा रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि पहले वह गिलास और बोतल पकड़ना सीख लेती है, उसके बाद बटन बंद करना सीखती है और कलम पकड़ना, जो कि बटन बंद करना और कलम पकड़ना ये उंगलियों से होगा। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि विकास की जो दशा होती है वो निकट दूरस्थ है। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक प्राथमिक सामाजिकरण का नहीं है? तो यहाँ पर परिवार जो होता है वो भी प्राथमिक सामाजिकरण है, आस पड़ोस ये भी, और समवयस्क ये भी एक तरीके से जो भी उसके साथी होंगे आसपास के वो सब, ये सारी चीज़ें जो हैं तीनों सामाजिक प्राथमिक सामाजिकरण आ जाएंगी। बट जो सरकार है ये प्राथमिक सामाजिकरण का कारक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, तो ये गलत है। केवल वातावरण का, ये भी गलत है। और अगला ऑप्शन है विद्यालय और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहल वर्ग ने विकास की किन अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था? तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि इन्होंने नैतिक विकास की अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। उसने सभी समूहों की बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? यानी कि जो लीला है वो 9 वर्ष की है और उसने क्या किया है कि बटनों को एकत्रित किया है और उनको समूहों में वर्गीकृत किया है उनके माप के अनुसार पर, मतलब छोटे बड़े आकार के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया है। उसके बाद फिर से वह उन्हें इकट्ठा कर लेती है और बाद में उन्हें छेदों के आधार पर वर्गीकृत करती है। तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर है, ये यहाँ पर पूछा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब क्रम निश्चित हो जाता है या फिर संरक्षण आ जाता है, ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि उसे क्रम का ज्ञान हो गया है, वह चीज़ों को क्रम से वर्गीकृत कर ले रही है। तो ऐसा जो ऐसे गुण होते हैं वो आ जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो जो लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्हें हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता या फिर संरक्षण। तो जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, यानी कि यहाँ पर वह किसी भी प्रकार से असमर्थ नहीं है या फिर कोई अंतर करने की बात नहीं हो रही। वह जब भी अपने स्कीमा में अपने अनुभवों मतलब वर्तमान स्कीमा में किसी भी अनुभव को समाहित करते हैं तो इसको हम कहते हैं आत्मसातीकरण। तो ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, गलत है, क्योंकि पूरी तरीके से हमें पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होकर नहीं पढ़ाना है। और योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि सतत मूल्यांकन होता है और योगात्मक परीक्षा का मतलब हो जाएगा कि ईयर के अंत में परीक्षा लेना, तो ये भी गलत है। विद्यार्थी अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा निर्देश देते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही है कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है वहाँ पर विद्यार्थी अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूरस्थ क्षेत्र यानी कि ZPD पर पहुँचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। यानी कि जो एक विद्यार्थी है वो किसी काम को कर रहा है और करने के बाद वह बीच में थोड़ा सा भूल गया है, तो ऐसे में जो एक शिक्षिका है वो वहाँ पर उसकी हेल्प करती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, यानी कि वह किस चीज़ का प्रयोग कर रही है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके फोल्डिंग, यानी कि बीच में सहायता देना इसके फोल्डिंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो है वो 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उन्हें हम जब घर या उनकी स्थानीय जो भी भाषा है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और बिना संकोच के भी सीखते हैं। मतलब उन्हें जो वो भाषा है उनको समझने में दिक्कत नहीं होती, तो वो आसानी से सीख लेते हैं। इसके अलावा प्राथमिक कक्षाओं में अनुदेशन की भाषा एक समरूप होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भिन्न भिन्न बच्चे हैं और अगर वे भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उनके हिसाब से ही उन्हें सिखाना है, समझाना है। और शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम के प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहुभाषावाद को महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो 1st नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान, फिर बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी बुद्धि वाले लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं या फिर किसमें ऐसी क्षमता पाई जाती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1st नंबर, यानी कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग होते हैं वो दूसरों को अच्छे से समझते हैं, यानी कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को आसानी से पहचान लेते हैं। तो ये होते हैं अंतर्वैयक्तिक वाले। और अंतर्वैयक्तिक में वो स्वयं को ही पहचानना ढंग से, और स्थानिक यानी कि जिसमें स्थान और क्रम का अच्छा महत्व होता है, जैसे कि चित्रकार वगैरह हो गए और मूर्तिकार। इसके अलावा तार्किक बुद्धि वाले वे लोग होते हैं जिनमें तर्क करने की क्षमता अच्छी होती है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1st नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह सूचित करता है जेंडर स्थायित्व, पहचान, समानता या फिर रूढ़िबद्धता। तो ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आया है और मैंने हर बार ही बताया है कि जब भी एक अध्यापक या अध्यापिका कोई भी इस तरीके का एक तरीके से भेदभाव हो रहा है कि वह विद्यार्थियों मतलब बैडमिंटन के लिए लड़कों को और संगीत के लिए लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है, यानी कि वह जो है सूचित करता है रूढ़िबद्धता को। एक तरीके की ये धारणा है मानसिक,
और जो भी कुछ धारणा बन जाती है बहुत दिनों से चली आ रही है वो रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने का कौशल का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। तो रटने के कौशल का परीक्षण हमें नहीं करना है, और इसके अलावा केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जो भी विषय वस्तु है सिर्फ उसी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी गलत है। और अगला है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। एंड लास्ट वाला ऑप्शन है, वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यानी कि ऑप्शन 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो ऑप्शन है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन करना है तो उनके मापदंड और उपकरणों की योजना बनाना सही है। इसके अलावा शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखों को तैयार करना, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। तो हमें श्रेणीबद्ध नहीं करना, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगला है, शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1st, 2nd और 4th। तो ऑप्शन हमारा 1st नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन से कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। तो यहाँ पर जो भारतीय संसद ने दिव्यांगों के लिए हाल ही में कानून पारित किया है वो कानून है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलताओं का कारण किसे बता सकती है? तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वह बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, तो इसलिए वह असफलता का कारण किसे बताएगी? योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, या फिर त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण। तो ये एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि वह बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है तो वह अपनी कमियों को, अपनी असफलताओं का कारण नहीं बताएगी, बल्कि वह क्या करेगी, वह अपनी असफलता का कारण बताएगी, दुर्भाग्य को। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है, जो कि समावेशित शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक तरह की भाषा को बढ़ावा नहीं देना होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, तो समावेशित कक्षा में ऐसा भी नहीं करना है। उसके अलावा शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती, ये भी गलत है। और अगला है, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चे जिस भी संस्कृति के हैं वह सभी को महत्व देता है और सभी के हिसाब से शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी युक्ति है? शेपिंग, शेरिएशन, सामाजिक पृथकीकरण या फिर परस्पर प्रश्न करना। तो यहाँ पर सहगामी युक्ति पूछ रहा है, तो शेपिंग ढालना ये नहीं है। क्रमबद्धता यानी कि क्रम में करना ये भी नहीं है, क्योंकि सहगामी का मतलब है युग्म बनाना एक तरीके से। तो सामाजिक पृथकीकरण तो यहाँ पर अलग अलग करना हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। परस्पर प्रश्न करना, तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी परस्पर प्रश्न करेंगे तो आपस में सहयोग स्थापित होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। ठीक है, ये वाला।
सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है। तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हमारे तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया है और कारण दिया हुआ है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सीटेड एग्जाम में पिछली बार काफ़ी ज़्यादा आए थे, मतलब हर सेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर जो कथन है वो बोल रहा है कि शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम के लिए विविध अवसर देने चाहिए। तो सही है, क्योंकि अगर बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम करवाना है तो उन्हें कई प्रकार के अवसर देने हैं। ठीक है। और अगला जो इसके लिए कारण दिया हुआ है, तो कारण है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो ये भी सही है, क्योंकि सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, भले ही वो कम सीखें, देर से सीखें, धीरे से सीखें, बट क्षमता सभी में होती है। तो ऑप्शन हमारा ये वाला भी सही है, यानी कि जो कथन दिया है वो भी सही है और उसका जो कारण है वो भी सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रत्यक्ष व स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, 3 आयामी नक्शे व चार्ट, इसके अलावा ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जा सकता है, या फिर दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो क्योंकि जो बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, यानी कि देख नहीं सकता है, तो इसके लिए कौन सी जो विधि है वो प्रभावशाली नहीं होगी, यानी नहीं वाला पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि वह देख नहीं सक रहा है। तो ऐसे में अगर हम उसे दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देंगे, यानी कि कुछ भी दिखाएंगे और उसके लिए कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, जो कि उसके लिए बिल्कुल ही प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह देख नहीं सकता है। उसके अलावा ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, बट यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री की व्यवस्था करने की विधि। सही है, क्योंकि अगर हमें प्रभावी वातावरण बनाना है तो उन्हें अन्वेषण के लिए मतलब प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा उसकी सामग्री की भी व्यवस्था करनी है। और जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी सही है। और एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों का एक समूह बनाना, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, हमने हर बार बताया है, क्योंकि हमें एक ही क्षमता वाले अगर विद्यार्थियों का समूह बना देंगे तो सारे विद्यार्थी एक ही क्षमता के होंगे, तो वो आपस में अगर एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। अगर भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही होगा थर्ड नंबर। उसके बाद अगला है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मस्तिष्क उद्वेलन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षाओं में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, प्रत्यक्ष अनुदेशन या फिर क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो ऐसे में वह कुछ न कुछ करने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रचनावाद। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। उसके बाद अगला फिर से आ गया कथन वाला और कारण वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कथन दिया है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सही है, क्योंकि जब भी हमें बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवानी है तो उनकी जो भी सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए जो कारण दिया है वो कारण है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि संवेगात्मक रूप से व्यक्ति अगर अच्छा है तो फिर वह बौद्धिक रूप मतलब जो उसकी बुद्धि है वो अच्छे से काम करेगी, यानी कि संज्ञान में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही है।
और आर सही व्याख्या करता है ए की। और इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। यानी कि जो बच्चे त्रुटि करते हैं तो त्रुटियों को समझना क्या कहलाएगा या फिर क्या होगा? तो केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करना ये गलत है, क्योंकि सिर्फ बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में सहायक, ऐसा गलत है। और शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, तो ये भी गलत है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा कि शिक्षण जब हो रहा है तो उसके साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायक होती हैं जो गलतियाँ हैं। यानी कि गलतियाँ जब बच्चा करता है तो हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीख लिया है। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है उसको भी समझने में सहायक होता है। और जो लास्ट वाला है, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो गलतियां हैं वो सीखने में स्वाभाविक हैं और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की गति है पूरी तरीके से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, ये गलत है। पर्यावरणीय पूरी तरीके से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, ये भी गलत है। और व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर ही सही हो जाएगा। और व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो पर्यावरण में रहकर सीखता है, तो स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। और अगला है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? अधिसंज्ञान, विश्लेषण या फिर स्वविमर्श। तो अगर समालोचनात्मक चिंतन करना है तो उसमें अधिसंज्ञान भी होगा और विश्लेषण भी आवश्यक है। इसके अलावा स्वविमर्श यानी कि विचार विमर्श करना, ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में नीरसता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? यानी कि जो अनीता है वो चौथी कक्षा की अध्यापिका है और वह क्लास ले रही है। उस टाइम ऐसी कंडीशन होती है कि जो भी विषय वह पढ़ा रही है तो बच्चे उस विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं, यानी कि वे नीरसता महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि हमें विद्यार्थियों की अनदेखी नहीं करनी है, क्योंकि जब हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और उनकी अनदेखी कर देंगे तो फिर पढ़ाने का क्या ही फ़ायदा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर गलत हो जाएगा। और अगला है, इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दें। तो ये भी काम हमें नहीं करना है। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। और लास्ट है, मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम से परे हैं। तो फोर्थ नंबर भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं मानना है कि जो बच्चे हैं वो सक्षम नहीं है सीखने के लिए, क्योंकि बच्चों को जब सिखाया जाएगा अच्छे से कई तरीक़ों से तो वे किसी न किसी तरीके से सीखने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर भी गलत है। और यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा कि जो भी विषय वस्तु है और जो भी पढ़ाने का तरीका है हमें उसको चेंज करना है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि हमें आंतरिक रूप से अगर प्रोत्साहित करना है बच्चे को तो हमें क्या करना होगा। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य ख़त्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ये बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि बच्चा ऐसी कंडीशन में 5 सितारों के लालच में कार्य करेगा जो कि बाह्य रूप से अप्रेरणा होगी। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत है। और अगला है, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, ये भी गलत है। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो इस गतिविधि को करते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला है, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी, ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।